गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम अपने जो बायोलॉजी ऑफ कोडेटा की जो बुक थी, यानी बीएससी थर्ड ईयर में जो बुक है अपने पास में कोडेटा, उस कोडेटा के अंदर हम एम्पियोक्सिस की स्टडी कर रहे थे। और एम्पियोक्सिस में अब तक हमने जो स्टडी की है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी कर चुके हैं, उसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी कर चुके हैं, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड, इनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है, कैसे फीडिंग होती है भोजन की, यहाँ तक हमने स्टडी कर चुके हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में, हैशटैग के बारे में, इनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका एक तो रेस्पिरेशन, एम्पियोक्सिस में रेस्पिरेशन। देखो, इसमें कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। एम्पियोक्सिस की अगर बात करें तो एम्पियोक्सिस के अंदर जो गिल स्लिट्स होते हैं, जो ग्रसनी होती है, उस ग्रसनी की दीवार में जो गिल स्लिट्स होते हैं, उनमें रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। गिल स्लिट्स में प्रेजेंट ब्लड, और जैसे उसमें उसके पास में से पानी गुजरता है, तो जैसे इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, इसके ऊपर से जैसे पानी गुजरेगा, पानी में उपस्थित O2 को डिफ्यूजन के द्वारा ये अपने अंदर खींच लेता है। ब्लड अंदर चली जाती है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, जबकि CO2 ब्लड से इस पानी के अंदर आ जाती है। पानी के साथ में CO2 एट्रियो कैविटी से होती हुई एट्रियोपोर नामक छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ निष्कासित कर दी जाती है। इस प्रकार इसमें स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। इसमें एक सामान्य विधि डिफ्यूजन के द्वारा गिल स्लिट्स में उपस्थित ब्लड और पानी, इन दोनों के बीच में CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है, ठीक है। दूसरा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें जो देखो, एम्पियोक्सिस में जो ब्लड होता है उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो एम्पियोक्सिस के अंदर यानी बंद प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, अर्थात रक्त वाहिनियों में बहता है, ब्लड वेसल्स में बहता है, ठीक है। रुधिर में श्वसन वर्णक एब्सेंट होता है, अर्थात ये रंगहीन होता है, ठीक है। इसमें कार्पसल्स कणिकाओं का भी अभाव होता है, जैसे WBC RBC होती है, ऐसे कार्पसल्स भी इसमें नहीं पाई जाती है। अतः रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, श्वसन वर्णक का अभाव होता है, अतः ब्लड क्या होता है, रंगहीन दिखाई देता है, ठीक है। देखो, जो ब्लड होता है इसमें ब्लड वेसल्स के अलावा यह लिम्फ नोड, यह यानी अगर इसकी हम बात करें तो देखिए, इसके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अलावा लिम्फ नोड, फिन रेस के चारों ओर और मेटाप्लूरल फोल्ड में भी पाया जाता है। कितनी चीजें बताई? 3 चीजें बताई मैंने। लिम्फ नोड, मेटाप्लूरल फोल्ड एवं फिन अरों के चारों ओर भी, फिन रेस के चारों तरफ भी ब्लड पाया जाता है, ठीक है। देखो, इसके अंदर ब्लड का काम क्या है? उत्सर्जी पदार्थों का बाहर की तरफ निष्कासन और पचित भोजन को सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ब्लड ही करता है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें अन्य कशेरुकियों की तरह इसमें आर्टरी यानी एट्रियोल यानी आर्टरी और वेन दोनों समजात होती है, लेकिन फिर भी कशेरुकी की रक्त वाहिनियों की समजातताओं के कारण इन्हें आर्टरी और वेन कहते हैं। यानी ब्लड वेसल्स में ऐसे इतना डिफरेंस दिखाई नहीं देता कि आर्टरी और वेन अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी कई प्रकार की समझदात यानी सिमिलरिटीज पाई जाती है, जिनके कारण हम इन्हें 2 भागों में बांट देते हैं, आर्टरी और वेन, ठीक है। इसमें जो प्रधान धमनियाँ होती है, जो बड़ी आर्टरी होती है, उसकी जो दीवार होती है वो मस्कुलर होती है, पेशीय होती है, क्योंकि वो पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का कार्य करती है।
पृष्ठ महाधमनी होती है, उसमें एंडोथेलियम का स्तर पाया जाता है। ठीक है, इसमें हार्ट नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? हार्ट। क्योंकि हार्ट क्या करता है, हार्ट इस धमनी के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, अतः उसमें कार्डियक मसल्स होती है। अब हार्ट यानी पंप करने वाला सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें ब्लड को आगे पहुंचाने के लिए जो इसमें जो धमनियां होती हैं, जो महाधमनियां होती हैं, उसकी दीवार जो होती है ये मस्कुलर होती है, पेशीय। और इस पेशीय होने के कारण इनमें ही संकुचन रिलैक्सेशन की क्रिया के द्वारा आगे की तरफ ब्लड सप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कि इसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी मुख्य रुधिर वाहिनियां कौन कौन सी है और उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं और उनकी कौन कौन सी शाखाएं पाई जाती है, हम उनका एक चार्ट से हम देखते हैं। सबसे होती है साइनस वेनोसस। फर्स्ट साइनस वेनोसस, इसे बोलते हैं शिरा कोटर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शिरा कोटर। देखिए क्या होती है, ये एक छोटी पतली दीवार वाला कोश होता है, एक जगह होती है, कोश होता है जो ग्रसनी या मध्य यानी मिड डायवर्टिकुलम जो स्ट्रक्चर होती है उसके पश्च सिरे के नीचे स्थित होती है। यानी ग्रसनी और मिड गट के बीच में जो डायवर्टिकुलर संरचना मैंने बताई थी, जो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में काम करती है, उसके पश्च सिरे के नीचे स्थित होती है। ठीक है, और इसमें शरीर की विभिन्न शिराओं के द्वारा, शरीर की विभिन्न शिराएं आकर इसमें आकर खुलती हैं और ब्लड को इकट्ठा करने का कार्य करती है। ये एक साइनस वेनोसस होता है। जिस प्रकार से हार्ट होता है, हार्ट जिस प्रकार से पूरे ब्लड को इकट्ठा करने का काम करता है, उसी तरह से एम्पियोक्सस के अंदर साइनस वेनोसस होता है, जिसके अंदर सभी शिराएं लाकर यहाँ पर ब्लड को इकट्ठा करने का कार्य करती है। रक्त कोटर है, बड़ा एक थैले नुमा संरचना होती है। ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर देखो, इस साइनस वेनोसस से ही क्या होता है, देखो इस कोश में शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं द्वारा रुधिर एकत्रित होकर अधर महाधमनी वेंट्रल अरोटा में जाता है। इससे ब्लड किस में जाता है? वेंट्रल अरोटा में। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होती है? वेंट्रल अरोटा, अधर महाधमनी, इसे क्या बोलते हैं? अधर महाधमनी। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए इस रक्त कोटर में से सभी जगह से ब्लड आ गया शिराओं के द्वारा, अब एक ये अरोटा निकल गई, इसे बोलते हैं वेंट्रल अरोटा, अधर महाधमनी। इससे ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। यहां से इकट्ठा होने के बाद भी इस वेंट्रल अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। ये लंबी मध्य रेखा में स्थित होती है, जो किससे निकलती है? शिरा कोटर से, इससे निकलती है। ठीक है ना। अधर महाधमनी मोटी दीवार की अत्यधिक संकुचनशील है। इसकी जो दीवार होती है बहुत अत्यधिक संकुचनशील होती है। संकुचनशील क्यों होती है? क्योंकि इसमें शिरा कोटर कोई ब्लड को पंप करने का कार्य नहीं करता, अतः जो भी ब्लड जाना है, आगे पहुंचना है, कहाँ तक जाना है, उसको पंप करने का के लिए इसमें मसल्स पाई जाती है इस अरोटा के अंदर, और इन्हीं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ब्लड आगे पहुंचता है। महाधमनी में संकुचनों के द्वारा रक्त को आगे की ओर धकेलती है। यह महाधमनी ही अपने में संकुचन करके ब्लड को आगे पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, और यही धमनी आगे अधर यानी अग्र सिरे पर अधर महाधमनी दो
एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज में खुल जाती है। किस में खुल जाती है? एक्सटर्नल दो कैरोटिड आर्टरी में। इस तरह से दो भागों में यह बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो होगी अपनी दूसरी स्ट्रक्चर, क्या? वेंट्रल अरोटा। अब वेंट्रल अरोटा के बाद की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए इसके अंदर जो थर्ड स्ट्रक्चर आती है वो है तीसरी आती है अपने पास में डोर्सल अरोटा। इसे क्या बोलते हैं? डोर्सल अरोटा, पृष्ठ महाधमनी। तीसरी ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? पृष्ठ महाधमनी। ठीक है, देखो एम्फियोसिस के रुधिर परिसंचरण तंत्र में दो लंबवत वाहिनियां पाई जाती हैं, दाईं ओर और बाईं पृष्ठ महाधमनी। बाईं और दाईं दो पृष्ठ महाधमनियां, ये दो होती है। कितनी होती है? दो, एक लेफ्ट एंड एक राइट। डोर्सल अरोटा प्रेजेंट होती है। ये धमनियां ग्रसनी की प्रत्येक पार्श्व सतह में स्थित होती है। किसमें होती है? ये दोनों ग्रसनियां होती है। ये क्या होती है? ग्रसनी की दोनों पार्श्व सतह में प्रेजेंट होती है। चौथी स्ट्रक्चर जो होती है वो देखिए, फोर्थ नंबर की जो स्ट्रक्चर होती है उसका नाम है सब इंटरस्टिशियल वेन। फोर्थ नंबर सब इंटरस्टिशियल वेन, इसे बोलते हैं उप आत्रीय सिरा। उप आत्रीय शिरा क्या बोलते हैं इसको? उप आत्रीय सिरा। थोड़ा सा सीधा कर देता हूं इसको मैं। क्या बोलते हैं इसको? उप आत्रीय सिरा। ठीक है, पूंछ वाले भाग से रुधिर एक मिड वेंट्रल पुच्छीय सिरा द्वारा एकत्रित किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? उप आत्रीय सिरा। इसे क्या बोलते हैं? उप आत्रीय। आत्र से रुधिर आत्र सिरों द्वारा इकट्ठा किया जाता है और ये सभी सिराएं मिलकर, यानी पूंछ वाली और आत्र वाली सभी सिराएं मिलकर क्या बनाती है? उप आत्रीय सिरा बनाती है। और इनके द्वारा पूंछ वाले क्षेत्र से और आत्र वाले क्षेत्र से ब्लड को इकट्ठा करके किस में डाला जाता है? सिरा कोटर के अंदर डाला जाता है। फिर आती है पांचवी स्ट्रक्चर, फिफ्थ नंबर की, उसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत निवाहिका उपतंत्र। देखो, उप आत्रीय जो सिरा होती है अग्रभाग में लीवर यानी यकृत निवाहिका सिरा के रूप में, ये जो होती है इसी के रूप में आगे कंटिन्यू होती है। यानी सब इंटरस्टिशियल वेन जो होती है वो आगे चलकर किस नाम से जानी जाती है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये इसी रूप में आगे कंटिन्यू रहती है, जो मिड यानी हेपेटिक डायवर्टिकुलम की अधर सतह पर स्थित होता है। किस सतह पर होता है? जो हेपेटिक डायवर्टिकुलम, जिसे हम मिड गट डायवर्टिकुलम बोलते हैं, उसकी अधर सतह पर यह प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी भाग में अनेक कोशिकाओं का जाल बनाती है। ठीक है, और ये क्या करती है? मध्यांतर यानी मिड गट डायवर्टिकुलम होती है, उसे रुधिर यकृत सिरा द्वारा ही एकत्रित किया जाता है। ठीक है, ये होगी अपनी पांचवी स्ट्रक्चर। अब आती है कॉर्डिनल वेन्स। इन्हें क्या बोलते हैं? कॉर्डिनल वेन्स। छठी कार्डिनल वेन। सातवीं जो है उसे बोलते हैं पेराइटल वेन्स। पेराइटल वेन्स, ये पूरी वेन और आर्टरी मिलकर एक क्या बनाती है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है,
अब देखिए हम इनमें किस प्रकार से ब्लड का यानी जाता है, किस प्रकार से ब्लड आता है, उसके हम एक डायग्रामेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। देखिए यानी परिसंचरण का मार्ग क्या होता है, किस प्रकार से ब्लड बहता है। इसमें हडमानी की तरह एकांतर क्रम में ब्लड का वह वाहन नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले हम नीचे बनाएंगे साइनस वेनोसस, ये यहां पर ब्लड इकट्ठा रहता है, यहां पर क्या रहता है, ब्लड इकट्ठा रहता है, ठीक है। इससे ब्लड निकलता है वेंट्रल अरोटा में, इसमें निकलता है वेंट्रल अरोटा में। अदर महाधमनी के अंदर ब्लड निकलता है और वेंट्रल अरोटा से किसमें जाता है, अफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स में। किसमें जाता है, अफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स में। यहां से ब्लड किसमें जाएगा, अफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स में। किसमें जाएगा, अफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स में, ठीक है ना। फिर यहां से जाता है डिफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स में, यहां से किसमें जाएगा, डिफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स में, ठीक है। उसके बाद में जाएगा लेटरल डोर्सल अरोटा, ऊपर की तरफ किसमें जाएगा, लेटरल डोर्सल अरोटा के अंदर जाता है। और लेटरल डोर्सल अरोटा जो होती है वो मीडियन डोर्सल अरोटा में ब्लड को भेजती है, मीडियन डोर्सल अरोटा में ब्लड को भेजती है। ऐसा मीडियन डोर्सल अरोटा में ब्लड को भेजने का कार्य करती है। और मीडियन डोर्सल अरोटा से ब्लड यहां पर वापस भी आ सकता है, ये तो इधर आ गया, ये जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल प्लेक्सस, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इंटरस्टिशियल प्लेक्सस, ठीक है। जहां से क्या होगा, सब इंटरस्टिशियल वेन में आ जाएगा, सब इंटरस्टिशियल वेन। और सब इंटरस्टिशियल वेन से मैंने आपको बताया था जिसका नाम था यकृत निवाहिका उपतंत्र, उसमें ब्लड आता है। हेपेटिक, इसे क्या बोलते हैं हम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और यहां से ब्लड वापस किसमें आ जाता है, साइनस वेनोसस में। किसमें आ जाता है, साइनस वेनोसस में। और यहां से देखिए बीच के अंदर पैराइटल वेन में भी आ जाता है, पैराइटल वेन में। और ये वापस इसको कहां ला जाती है, इसके अंदर, ठीक है ना। और मीडियन जो डोर्सल अरोटा है उससे एक क्या निकलती है, कोडल अरोटा भी निकलती है, कोडल अरोटा में भी जाता है, CAUDAL, कोडल अरोटा में। किसमें रहता है, कोर्डिनल, किसमें रहता है, कोडल अरोटा के अंदर भी मीडियन डोर्सल अरोटा से ब्लड जाता है, ठीक है। और ये किसमें भेजती है ब्लड को, कोडल वेन में, ठीक है। और मीडियन डोर्सल अरोटा से डायरेक्ट ब्लड आगे किसमें जा सकता है, कोर्डिनल वेन में। किसमें जा सकता है, कोर्डिनल वेन में।
और कोऑर्डिनल वेन से जो ब्लड का जो सप्लाई होती है उसे बोलते हैं डक्टस क्यूवेरी। किस में जाता है? डक्टस क्यूवेरी में। और डक्टस क्यूवेरी से ब्लड सीधा कहाँ जाता है? साइनस वेनोसस में। किस में जाता है? साइनस वेनोसस में। और ये कोडल वेन भी इसी के अंदर ब्लड को छोड़ देती है। ठीक है ना? तो ये देखो, सिर्फ और सिर्फ ब्लड निकलता एक ही अरोटा से है, जिसका नाम क्या है? वेंट्रल अरोटा। इसका नाम क्या है? वेंट्रल अरोटा। वेंट्रल अरोटा से ब्लड कहाँ जाएगा? अफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स में। अफरेंट ब्रेंकियल वेसल से इफरेंट में जाएगा। इफरेंट से ब्लड जाएगा डोर्सल अरोटा में। डोर्सल अरोटा दो होती है, एक लेटरल डोर्सल अरोटा। लेटरल डोर्सल अरोटा से ब्लड कहाँ जाएगा? मीडियन डोर्सल अरोटा में। मीडियन डोर्सल अरोटा से एक तरफ इंटरस्टिशियल फ्लेक्सस में चली जाएगी, आंत्रों में चला जाएगा। आंत्रों से किस में जाएगा? उप आंत्रीय सिरा के अंदर जाएगा। आंत्रीय सिरा आगे चलकर क्या बनाती है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बनाती है, जो ब्लड को इकट्ठा करके आंत्र से और पूंछ से जो ब्लड आता है उसको इकट्ठा करके किस में डालने का काम करती है? साइनस वेनोसस में, रक्त कोटर में। ठीक है। इसके बाद में मीडियन डोर्सल अरोटा से ब्लड कोडल अरोटा में भी जाता है। कोडल अरोटा से कोडल वेन में भी जाता है। इस मीडियन डोर्सल अरोटा से ब्लड कोऑर्डिनल वेन्स में भी जा सकता है और वहां से डक्टस क्यूवेरी से होता हुआ साइनस वेनोसस में पहुंच जाता है। तो इसमें ब्लड को इकट्ठा करने का जो काम है, फंक्शन है, वो साइनस वेनोसस का है। इसकी जो वेंट्रल अरोटा होती है बहुत ज्यादा मस्कुलर होती है, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना है। जबकि जो वेन होती है वो मस्कुलर नहीं होती, ब्लड इतनी मस्कुलर नहीं होती है, क्योंकि ब्लड को इकट्ठा करती है। ठीक है। जिस प्रकार से अपने हार्ट में कार्डियक मसल्स होती है, उसी प्रकार से वेंट्रल अरोटा में भी मसल्स प्रेजेंट होती है, जिनमें क्रमांकुचनिन कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये ब्लड को पहुंचाने का कार्य करती है। डोर्सल अरोटा में जाएगा, डोर्सल अरोटा से कई प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे जाएगा, वहां से ये पूरे सिस्टम के दौरान इकट्ठा होकर वापस किस में जाएगा? साइनस वेनोसस में। तो ये था अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसका जो वे था सर्कुलेटरी सिस्टम का कि क्या किस तरीके से इसमें ब्लड जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अब इसके बाद में जो आपके बचा है वो है नर्वस सिस्टम। क्या बचा है? नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम के अंदर हम देखते हैं तो एक तो नर्व कॉर्ड होती है और एक होता है नर्व होती है, और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नर्वस सिस्टम, इसके सेंस ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्लास जारी रखेंगे। जय हिंद।